नमस्ते। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में मानव इतिहास की सबसे रक्त रंजित लड़ाइयाँ लड़ी गईं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि किस प्रकार इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि हुई, लाखों की संख्या में लोग हताहत हुए और उनसे कहीं अधिक युद्ध में घायल हुए। जनसंख्या के एक बड़े भाग को अपना घर-बार, गांव या शहर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। युद्ध की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने जिस पैमाने पर लोगों के जीवन को नष्ट किया और उन्हें अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध ने मानव सभ्यता को चहुं ओर से नुकसान पहुंचाया। बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए और इनसे कहीं अधिक ने एक सामान्य सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार खो दिया। युद्ध समाप्ति के पश्चात विजेता पक्ष के प्रमुख फ्रांस के पेरिस शहर में एकत्रित हुए और इस बात पर विचार प्रारंभ हुआ कि युद्ध के बाद किस प्रकार शांति स्थापित की जाए, शांति समझौतों का मसौदा क्या हो और मुआवजे को कैसे तय किया जाए। पिछली कक्षा में आपने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन के प्रारंभ के बारे में पढ़ा और इस कक्षा में हम प्रमुख मित्र राष्ट्रों की 4 की परिषद के रूप में भागीदारी का अध्ययन करेंगे। चार की परिषद में जॉर्ज क्लेमेंसो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माने गए थे। पेरिस में शांति वार्ता प्रारंभ होने के समय क्लेमेंसो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। उन्हें युद्ध के पश्चात विजय के पिता की उपाधि से संबोधित किया गया। पेरिस शांति सम्मेलन के प्रारंभ में क्लेमेंसो को इसका सभापति चुना गया। क्लेमेंसो ने साल 1870 में जब राजनीति में प्रवेश किया, फ्रांस प्रशा से युद्ध में पराजित हो रहा था। यही कारण था कि क्लेमेंसो के मन में शुरू से ही जर्मनी के प्रति घृणा का भाव रहा, क्योंकि वह फ्रांस की तमाम मुश्किलों के लिए उसे जिम्मेदार मानता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस को किसी भी अन्य देश के मुकाबले ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उसकी युवा पीढ़ी 18 से 30 वर्ष का लगभग 1/4 भाग युद्ध में मारा गया, जो एक बड़ी संख्या थी। आर्थिक हालात बिगड़े, कोयले की खदानें और कारखाने बंद हो गए। 90% लौह अयस्क और आधे से अधिक स्टील कुल खाद्य उत्पादन के 20% हिस्से के साथ नष्ट हो गए। अर्थव्यवस्था निम्नतम स्तर पर आ गई और अब फ्रांस को जर्मनी से मुआवजा चाहिए था। लेकिन मुआवजे से अधिक क्लेमेंसो का ध्यान फ्रांस की सुरक्षा की ओर था। जर्मनी के फिलहाल हार जाने के बाद भी दोनों देशों की सीमाएं साझा थीं और ये बात भविष्य में पुनः लड़ाई की संभावना से मुक्त नहीं करती थी। अतः फ्रांसीसी जर्मनी को कमज़ोर कर इस चुनौती को ही समाप्त कर देना चाहते थे। इसलिए उनका जोर निशस्त्रीकरण, आर्थिक मुआवजे की वसूली, बवेरिया, सैक्सनी और प्रशा के पुनः विभाजन और राइनलैंड पर फ्रेंच नियंत्रण की थी। फिर भी फ्रांस का यह बूढ़ा शेर जानता था कि जर्मनी पर तमाम शर्तें थोपने के बाद भी एक दिन फ्रांस को एकीकृत जर्मनी का सामना करना होगा। इसलिए उसने विल्सन के 14 सूत्रों के विरुद्ध फ्रांस की सुरक्षा की एक अन्य राह मित्र देशों से युद्धकालीन गठजोड़ों को बनाए रखने की चुनी। शांति परिषद के अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बारे में क्लेमेंसो की राय बहुत अच्छी नहीं थी और इसीलिए उसने सम्मेलन के दौरान किसी से व्यक्तिगत निकटता नहीं बनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन को उसने अक्खड़ पाया, जो यूरोप की राजनीति से अनभिज्ञ था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर क्लेमेंसो विश्वास नहीं करता था और क्लेमेंसो की आदत थी कि वो जानबूझकर अपने सार्वजनिक बयानों को अस्पष्ट रखता था। लेकिन इस सब के बावजूद क्लेमेंसो पेरिस शांति सम्मेलन के केंद्र में रहा।
क्लेमेंसो ने एक बार कहा कि मेरा जीवन जर्मनी के प्रति घृणा से परिपूर्ण है, क्योंकि उस सब बातों के लिए जो कुछ उसने फ्रांस के साथ किया। जर्मनी से युद्ध विराम के बाद कहा कि हाँ, हम लड़ाई जीत चुके हैं जो मुश्किल थी, और अब हमें शांति को जीतना होगा जो शायद और भी मुश्किल कार्य है। चार की परिषद में अगले व्यक्ति डेविड लॉयड जॉर्ज थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लॉयड जॉर्ज एक काबिल राजनीतिज्ञ थे। वे अपनी नीतियों को व्यवहारिक रखना पसंद करते थे। जॉर्ज विदेश नीति के विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन उनके साथ सलाहकारों की एक काबिल टीम थी और अपने अनुभव के आधार पर वे ब्रिटेन के हितों की पैरवी कर पाए। पूरे विश्व युद्ध के दौरान जॉर्ज इंग्लैंड की ओर से लड़े। पहले लड़ाई से संबंधित अलग अलग मंत्रालयों में रहे, म्यूनिशन डिपार्टमेंट में थे, उसके बाद वॉर मिनिस्टर बने और फिर साल 1916 में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। इस दौरान वे युद्ध की सबसे भयावह सच्चाइयों से परिचित थे और उनका रुतबा ब्रिटेन में कुछ ऐसा ही था जैसे फ्रांस में क्लेमेंसो का। 1919 में ब्रिटेन में पुनः चुनाव हुए और जॉर्ज प्रधानमंत्री के रूप में जीते, और इस प्रकार नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में भागीदारी की। हालांकि उन्होंने प्रतिशोध की भावना को कम नहीं होने दिया, जो उन्हें अपने देश में लोकप्रिय बनाती थी। विल्सन की साम्राज्यवाद विरोधी भावना के प्रतिकूल जॉर्ज को ब्रिटिश साम्राज्य का ध्यान था और उन्होंने किसी भी तरह इस स्थिति में समझौता नहीं किया, बल्कि वे शांति सम्मेलन में अपने साथ उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को भी लाए और कहा कि वे इन प्रदेशों में स्थानीय स्वशासन का समर्थन करते हैं जो मजबूत होना चाहिए, लेकिन साम्राज्यवाद के विरुद्ध उन्होंने कभी अपनी राय नहीं दी, न समर्थन किया। जॉर्ज जब पेरिस पहुंचे तो ब्रिटेन अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में था। जर्मनी की नौसेना ब्रिटेन के कब्जे में थी और अनेक जर्मन उपनिवेश ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जा चुके थे। अब उन्हें केवल 4 बातों से मतलब था। पहला, वो चाहते थे कि जर्मनी की नौसेना कभी विकसित ना हो पाए, क्योंकि वह ब्रिटेन के लिए एक शत्रु बनती, तो उन्होंने जर्मन नौसेना के विध्वंस की ओर ध्यान दिया। दूसरा, अमेरिका समेत अन्य देशों से मजबूत संबंध बने। तीसरा, यूरोप में शक्ति संतुलन रहे। रूस और फ्रांस दोनों ही अपनी शक्ति इतनी न बढ़ाएं कि वे ब्रिटेन के लिए खतरा बन जाएं। और चौथा, संधि में जो मुआवजा तय होना था उसमें ब्रिटेन का अधिक से अधिक हिस्सा हो। हालांकि लॉयड जॉर्ज नहीं चाहते थे कि जर्मनी पर ज़्यादा कठोर शर्तें लादी जाएं, क्योंकि इससे फ्रांस और रूस को अधिक शक्तिशाली बनने का अवसर मिल जाता। और एक नज़रिया यह भी था कि अगर अधिक कठोर शर्तें लादी गईं तो यूरोप को विश्व युद्ध के बाद उबरने का मौका नहीं मिल पाएगा। पेरिस शांति सम्मेलन में एक बार उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ वाक चातुर्य कार्यों को पूर्ण करने में मदद करता है। वह वाक चातुर्य बुरा है जो कार्यों को विलंबित करे। उनसे जब पूछा गया कि शांति सम्मेलन में उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया, तो उन्होंने कहा, बुरा नहीं, खास तौर पर जबकि मैं जीसस क्राइस्ट और नेपोलियन के मध्य बैठा था। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, वे जब पेरिस में शांति सम्मेलन में भागीदारी के लिए आए तो वे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हुए यूरोप की यात्रा पर गए। अमेरिका ने लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके राष्ट्रपति नए वैश्विक परिदृश्य के निर्माण में सहायक पेरिस सम्मेलन के विशिष्ट प्रतिभागी थे।
विल्सन ने इससे पहले अपने 14 सूत्र विश्व को बताए थे और इन सूत्रों की वजह से वे पराजित राष्ट्रों में भी लोकप्रिय थे, जिन्हें उम्मीद थी कि इन सूत्रों के आधार पर उनके साथ न्यायोचित व्यवहार किया जाएगा। प्रारंभ में विल्सन केवल वार्ता के शुरुआती दौर में शामिल होना चाहते थे, लेकिन सम्मेलन शुरू होने के बाद वे अगले 6 माह तक यूरोप में रहे और शांति से संबंधित जो मसौदा था उसके निर्माण में अपनी भागीदारी की। स्वभाव से वे आदर्शवादी थे, जिन्होंने विश्व युद्ध को सैन्यवाद के विरुद्ध लड़ाई के रूप में देखा। शुरू में जब वे राष्ट्रपति बने 1916 में, तब उन्होंने कोशिश भी की कि अमेरिका युद्ध से दूर रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और 1917 में अमेरिका लड़ाई में कूद गया। विल्सन की कमज़ोरी ये थी कि वे उदार मना नहीं थे, वे हठी थे और दूसरों के विचारों के प्रति अक्सर असहिष्णुता का प्रदर्शन करते थे। उनके देश में जब युद्ध के मसले पर विरोधी पार्टी ने उनका साथ दिया, तब भी विल्सन ने पेरिस सम्मेलन के लिए जो अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल था उसमें विरोधी पार्टी के लोगों को शामिल नहीं किया और इस प्रकार उन्हें भी अपने साथ नहीं रख पाए। विल्सन को खुद की आलोचना पसंद नहीं थी और अपने नज़रिए से ही सभी बातों का निर्णय करना चाहते थे। विल्सन के जो कार्य थे वे सही मायनों में आदर्शवाद के अनुरूप भी नहीं थे और अवसर मिलने पर इनके विरुद्ध आचरण भी करते थे। जैसे दक्षिण अमेरिका में उन्होंने पनामा नहर के मुद्दे पर जब अपनी फ़ौज भेजी तो उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व था, लेकिन वास्तव में इसके पीछे उद्देश्य केवल अमेरिकी आर्थिक हितों की रक्षा था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की स्थिति बेहतर थी क्योंकि उसे ताकत मिली। युद्ध विराम की स्थिति तक पहुंचते हुए वह सामरिक तौर पर यूरोप के सबसे ताकतवर देशों के मुकाबले खड़ा हुआ। आर्थिक तौर पर भी मित्र राष्ट्र अमेरिका को एक बड़ी रकम के ऋणी थे। सम्मेलन के दौरान विल्सन का प्रमुख उद्देश्य दीर्घकालीन शांति की स्थापना था। उसका मानना था कि यदि लोकतंत्र सभी देशों के लिए स्वनिर्णय के अधिकार, पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, निरस्त्रीकरण, मुक्त व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की स्वीकारोक्ति और सामूहिक सुरक्षा आदि को अमल में लाया जा सके तो दुनिया से युद्धों को समाप्त किया जा सकता है। सामूहिक सुरक्षा की जो अवधारणा थी वही राष्ट्रसंघ का आधार थी और उसके अनुसार यदि कोई आक्रामक देश है तो उसके खिलाफ सहयोगी देश सैन्य व अन्य रूपों से लामबंद होंगे। ये सारी बातें विल्सन ने अपने 14 सूत्रों में बताई थी। पराजित जर्मनी को उम्मीद थी कि विल्सन के 14 सूत्र पेरिस शांति मसौदे का आधार बनेंगे, पर वह नाउम्मीद ही हुआ जब वर्साई की संधि इनसे कहीं अधिक किसी जुनून की हद तक कठोर थी। उन्नीस सौ 17 में कांग्रेस को संबोधित करते हुए विल्सन ने कहा कि दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने राष्ट्रसंघ की बात की, कहा राष्ट्रों का एक विधिक संघ बनाया जाना चाहिए जो बड़े और छोटे सभी राष्ट्रों के लिए परस्पर राजनीतिक स्वातंत्र्य और प्रादेशिक अखंडता पर आधारित हो। विटोरियो ऑरलैंडो इटली के प्रधानमंत्री के रूप में पेरिस शांति सम्मेलन में शामिल हुए। इटली की रुचि 4 की परिषद के जो अन्य सदस्य देश थे उनकी भांति जर्मनी के भविष्य में बिल्कुल नहीं थी। इसका कारण ये था कि न तो इटली की सीमाएं जर्मनी से जुड़ी थीं और न ही कभी पहले उन दोनों के बीच इस तरह का कोई युद्ध हुआ था। और यही कारण था कि इटली सामरिक तौर पर स्वयं को जर्मन आक्रामकता से महफूज समझता था। तो ऑरलैंडो ने इस बात को स्वीकार करते हुए 4 राष्ट्र प्रधानों में
खुद की भूमिका अत्यंत सीमित कर ली। वह उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे जो इटली से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे। लेकिन जब इटली से जुड़े मामलों की बारी आई तो जल्दी ही ऑरलैंडो का अपने सहयोगियों से मतभेद प्रारंभ हो गया। वुड्रो विल्सन ऑस्ट्रियन प्रदेशों पर इटली के दावे से सहमत नहीं थे। फ्यूमे के प्रश्न पर तो उन्होंने ऑरलैंडो को नज़रअंदाज कर इटली की जनता से अपील की कि वे उनकी बात माने। हालांकि इसका कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन इस बात ने 4 की परिषद में कड़वाहट घोल दी। ऑरलैंडो बहुत कुछ हासिल करने में कामयाब नहीं हुए और अंत में उन्हें अपने देश में विरोध का सामना करना पड़ा। जून 19 साल 1919 में उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये जो चित्र आप पटल पर देख रहे हैं, ये शांति सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान का प्रतिनिधिमंडल है, जो सदस्यों की संख्या की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है। 4 की परिषद से पहले जो प्रमुख देश और सदस्य शांति समझौते की रूपरेखा बना रहे थे, उन्हें 10 की परिषद कहा जाता था। इसमें देश 5 ही थे, जिनमें से 4 बड़ों के अलावा जापान इस प्रक्रिया में शुमार था। इन 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विदेश मंत्री स्तर के एक प्रतिनिधि के अतिरिक्त जापान के राष्ट्राध्यक्ष या विदेश मंत्री इसमें नहीं थे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री सियोंजी किमोशी और पूर्व विदेश मंत्री माकिनो नोबुकी इसमें शामिल थे। 10 की परिषद ने जनवरी से मार्च माह के मध्य जो भी वार्ताएं हुईं उनका नेतृत्व किया, लेकिन इन वार्ताओं में लंबे भाषण हुए और ये लोग किसी भी निष्कर्ष या निर्णय तक नहीं पहुंच पाए। इसके अतिरिक्त लगा कि इस परिषद में जो बातें की जा रही हैं वो लीक हो जाती हैं, प्रेस तक पहुंचती हैं और फिर उनकी वजह से अनावश्यक विवाद उत्पन्न होते हैं। तो अंततः मार्च 1919 में इस परिषद का आकार छोटा करने का फैसला किया गया और 10 सदस्यों में से 6 को हटाया गया। जापान इस परिषद से बाहर हुआ क्योंकि उसकी रुचि भी यूरोप के मामलों में अधिक नहीं थी, और इसके अतिरिक्त राष्ट्राध्यक्षों के अतिरिक्त जो सदस्य इस परिषद में थे वे भी 4 की परिषद का हिस्सा नहीं रहे।